हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिथुलपुर कहकर एक गांव में निहार अपनी बूढ़ी विधवा माँ कुसुम लता के साथ रहता है। निहार एक अमीर लड़की रोमा से शादी कर लेता है। रोमा और निहार दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। रोमा जब निहार से शादी कर लेती है तभी उसके परिवार वाले उसे बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल आते ही वो जब कुसुम लता को देखती है तभी वो गुस्से से लाल हो जाती है। माँ जी, ये क्या होलिया बना रखा है आपने? निहार, तुम अपनी माँ के लिए अच्छी साड़ी नहीं लाते क्या? ये क्या पुराने जमाने जैसी साड़ी पहन रखी है इन्होंने? इससे अच्छी साड़ी तो मेरे बंगले में काम करने वाली शांति पहनती है। लेकिन रोमा बहू, मैं ऐसी साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। नए जमाने का तौर तरीका भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये साड़ी और सिंपल साड़ियाँ ही पसंद हैं। लेकिन माँ जी, इसमें तो आप एकदम कचरे वाली या कोई नौकरानी लग रही हो। माइंड योर लैंग्वेज रोमा। मेरी माँ को पुराने जमाने का फैशन पसंद है, तो तुम उन्हें इस तरह बुरे बुरे कमेंट्स नहीं कर सकती। रोमा की सास कुसुमलता ही सारा काम कर दिया करती, जिस वजह से रोमा दिन भर महारानी की तरह आराम करती रहती। एक दिन जब रोमा की सहेलियां उसके ससुराल में आती हैं, तभी कुसुमलता आंगन में गोबर लेप रही होती है। ये कैसी स्मेल है यार? लगता है तेरी सास आंगन में गोबर की लिपाई कर रही है। ओह गॉड, तू ये कौन सी दुनिया में आ गई रोमा? तू पहले कितनी अमीर थी और अब मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अपनी सास के रंग में रंग कर रोमा भी उसकी तरह देसी बहन जी न बन जाए। कुसुमलता की वजह से रोमा की सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। उनके जाने के बाद ये सब क्या नाटक चल रहा है आपका माँ जी? क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के पीछे तुली हुई हैं आप? लेकिन बहू, गोबर आंगन में लीपने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। उसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है बहू। ओह प्लीज, आप मुझे इस टॉपिक पर लेक्चर मत दो, वरना मैं यहीं पर चकरा कर गिर जाऊंगी। आइंदा से अगर आप मेरी फ्रेंड्स के सामने आई तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुसुमलता रोमा को अपनी बेटी समान मानती थी, इसीलिए वो उसकी किसी बात पर उससे लड़ती नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ अच्छे से ही पेश आती है। अगली सुबह वो पूरे डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर रखती है। कल रोमा बहू बहुत गुस्से में थी। आज इन सभी स्वादिष्ट पकवानों को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रोमा जब डाइनिंग टेबल के पास आकर नाश्ते के लिए वो सारा खाना देखती है तभी वो चिल्ला पड़ती है। आपको मैंने पहले दिन से ही कहा है ना कि मुझे ये सारा ऑयली और अनहेल्दी खाना नहीं पसंद, तो क्यों आप मेरी बात नहीं मानती? माँ जी, आपने ठान ही लिया है ना कि आप मेरे नाक में दम करके ही रहोगे। सीरियसली, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब जाइए, जाकर तेल लाइए और मेरे पैरों की मालिश कीजिए। लेकिन वो, अरे जाइए ना, अब क्या पंडित को बुलवाकर मैं शुभ मुहूर्त निकलवाऊं? हाँ, नॉनसेंस बुढ़िया। कुसुमलता बेचारी रोमा के पैरों की मालिश करती है और रोमा मजे से आराम करती है। रोमा को अब जैसे तैसे कुसुमलता को अपनी जिंदगी से निकालना था, क्योंकि उसकी वजह से रोमा का स्टेटस खराब हो रहा था और उसे एक गंवार और अनपढ़ सास नहीं चाहिए थी। इसीलिए एक रोज जब निहार काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाता है, उस दिन रोमा कुसुमलता को लेकर दूसरे गांव चली जाती है। ये हम कहाँ आ गए बहू? ये कौन सी जगह है? रोमा कुसुमलता को गाड़ी से धक्का मारकर बाहर गिरा देती है, जिससे कुसुमलता के सिर पर गहरी चोट आती है। बहू, अब यह सड़क ही तेरा घर है बुढ़ी, क्योंकि अब मैं और निहार कभी तुझे मिलने नहीं आएंगे। अब मांगती बैठ भीख, भिखारन कहेंगी। इतना कहकर रोमा कार आगे ले जाती है और वहां से चली जाती है। बेचारी कुसुमलता उस अनजान गांव में रास्ते पर ही पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर में बारिश आती है और कुसुमलता अपना बचाव करते हुए वहां से भागकर एक मंदिर में जाकर बैठती है। उसके उस गांव में कोई नहीं था। जब निहार घर वापस आ जाता है तभी रोमा रोने का नाटक करती है और वो उसे बताती है कि कुसुमलता का खाई से गिरकर एक्सीडेंट हो चुका है। माँ जी नहीं रही निहार, माँ जी नहीं रही। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो रोमा? हाँ निहार, वो कुछ लोगों के साथ किसी मंदिर के दर्शन करने जा रही थी, एक गाड़ी में बैठकर। लेकिन उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और वो गाड़ी सीधे खाई में जाकर गिर गई।
निहार रोमा की बात को सच मान लेता है और वो यही मानता है कि कुसुमलता मर चुकी है। कुसुमलता भी निहार के आने की राह देखती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि निहार भी रोमा के साथ शामिल है। इसीलिए वो उम्मीद छोड़ देती है और अकेली ही उस गांव में काम ढूंढने लगती है। लेकिन उसका हुलिया देखकर कोई उसे काम नहीं देता, जिस कारण बेचारी कुसुमलता के पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कुसुमलता चौराहे पर बैठकर भीख मांगने लगती है और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात उसके बचपन की सहेली पद्मा से होती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे कुसुमलता, तू यहाँ इस तरह? पद्मा को देखते ही कुसुमलता भावुक होकर उसके गले से लग जाती है और पद्मा भी उसे अपने गले से लगाने में जरा भी घिन नहीं करती। वो उसे अपने घर ले जाती है और वहां जाने के बाद कुसुमलता पद्मा को सारी बात बताती है। कुसुमलता के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानने के बाद पद्मा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर दो कुसुम, तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तो इसे अपना ही घर समझ और यहाँ जितने दिन रहना है ना रह, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। धन्यवाद पद्मा। पद्मा के घर पर पद्मा के बेटा धीरू और बहू नीति उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये लो कुसुम काकी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना। 1 मिनट रुकिए, आम का अचार भी ला रही हूँ, मैंने बनाया है। चक्कर बताइए कैसा बना है। ठीक है नीतू बिटिया, सच में पद्मा तेरी बहू नीति बहुत अच्छी है। काश मैं भी तेरे जैसी भाग्यशाली होती। कुसुमलता घर पर ही नहीं जहाँ उसने कुसुमलता को छोड़ा होता है और तभी कार ड्राइव करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे कुसुमलता देख लेती है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज कराती है। रोमा को 2 दिनों बाद होश आता है, तभी उसके सामने हॉस्पिटल रूम में निहार और कुसुमलता होते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया रोमा। मुझे माफ कर दो निहार, और माँ जी, आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपको मैंने इतना दुख दिया, उसके बावजूद भी। निहार, मैं जानती हूँ जो मैंने किया है ना, उसके बाद तुम मुझे नहीं अपनाओगे, इसीलिए तुम जा सकते हो निहार, मुझे छोड़कर। और माँ जी, आप भी पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए। रोमा को रोते देख कुसुमलता उसे अपने गले से लगा लेती है। बस बेटा बस। रोमा के आंसू सच्चे थे और वो सच में सुधर चुकी थी, इसीलिए कुसुमलता उसे माफ कर देती है और तीनों फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और कुसुमलता अपने ठेले को अपने गांव में शुरू करती है और खूब तरक्की करती। मुंबई शहर में गरीब मंजू अपनी 9 साल की बेटी विधि के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी, जो समुंदर के पास ही था। मंजू और विधि दोनों रोज सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास मिसल पाव के ठेला लगाकर मिसल पाव बेचा करते थे। मुंबई की आन बान शान मिसल पाव, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, मसालेदार चटकेदार मिसल चिवड़ा के साथ और 2 प्लेट पर 4 पाव फ्री। मिसल पाव, मिसल पाव। आई, ये लो, मैंने प्याज काट दिए हैं, अब इन पाव की ऐसे लड़ियों को अलग अलग करती हूँ। विधि अपनी माँ की खूब मदद करती। मंजू के हाथ की बने मिसल पाव सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आती और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते। अरे बहुत खूब, बोले तो 1 नंबर मिसाल पाव है। मंजू काकी, मुझे ना थोड़ा और रासा दे दो और थोड़ी सेब भी डाल दो। आई शपथ, आपके ठेले के मिसल का तो कोई जवाब ही नहीं। काकी, हाँ जरा 2 पाव दे दो, कितना भी खाओ, मन नहीं भर रहा। खूब छान, खूब छान। मंजू मिसल पाव बेचकर दिन भर में अच्छे खासे पैसे कमा लेती, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। दरअसल मंजू का पति जयंत एक शराबी था, जो मंजू को खूब मारता और उसके संग ठीक से पेश नहीं आता। कुछ सालों बाद उसने दूसरी औरत से शादी कर ली और मंजू ने अकेले ही विधि को पाला। मंजू को हमेशा इस बात का गम होता कि वो अपनी विधि को स्कूल नहीं भेज पाई। मुझे माफ करना विधि भला, मैं तुम्हें कभी स्कूल में नहीं भेज पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी मैंने पैसे इकट्ठा कर दिए हैं। अगले महीने में ही मैं तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी, फिर तुम भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना लिखना। ये मैं बहुत खुश हूँ आई,
आखिरकार मैं पढ़ूंगी, बहुत मजा आएगा। वो ब्रिज के पास वाले स्कूल के बच्चे, मैं भी उनकी तरह वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनूंगी, काले काले चमकीले जूते पहनूंगी, गले में वो लटकने वाली टाई पहनूंगी, बैग पहनूंगी, किताब में लिखूंगी। कितना अच्छा होगा ना सब कुछ आई। हाँ बिटिया, गणपति बप्पा की कृपा से सब कुछ ही सही हो रहा है। देव बप्पा करे सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बेचारी विधि इस बात से अनजान थी कि उसका और उसकी माँ के साथ बस अब कुछ दिनों तक का ही था। कुछ दिनों बाद एक रात, अरे देवा, मैंने कल के लिए रॉकेल तो लाया ही नहीं। ए रॉकेल के बिना स्टोव कैसे चलेगा? मिसल पाव बेचने ही 7 बजे निकलना पड़ता है। अब मुझे अभी जाना होगा। लेकिन आई, आप इस वक्त कहाँ से लाओगी रॉकेल? रात के 11 बज रहे हैं। आपको इस वक्त कहीं पर भी रॉकेल नहीं मिलेगा। नहीं विधि, वो चांदनी होटल के पास वाले मार्केट में सुधा वाहिनी बैठी है रात के 11:30 बजे तक रॉकेल बेचने। मैं उन्हीं से लाऊंगी। तू यहीं पर रहना, दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। हाँ, ध्यान रखना। हाँ बाला। लेकिन आई, मत जाओ ना। बाला, कल क्या करेंगे फिर? तुझे तो पता है ना, सुबह सुबह गेटवे पर कितने लोग आते हैं मिसल पाव खाने। हाँ, मुझे जाने दे बेटा, मत रोक, वरना कल वांदे हो जाएंगे अपने। ठीक है आई, संभल कर जाओ। मंजू विधि के गले लगती है और घर से बाहर निकलती है। वो रात के समय सड़क से गुजर रही होती है। आज इस सड़क पर एक गाड़ी भी नहीं है। चलो अच्छा है, बस बप्पा करे वो सुधा वाहिनी वहीं पर हो, ताकि मैं रॉकेल ले सकूं। मंजू जा ही रही होती है कि उसे अंधेरे में तेजी से एक ट्रक आती है और मंजू को ठोक कर निकल जाती है। मंजू उस सड़क पर खून से लथपथ होकर पड़ी रहती है। 11 से 1 बज जाते हैं, लेकिन अब तक मंजू ना आने पर विधि का जी बहुत घबराने लगता है। हे गनु बप्पा, आई अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतनी देर कैसे लग गई है उन्हें। 2 घंटे हो गए अब तो। मुझे ही जाकर देखना होगा। लेकिन आई ने तो दरवाजा बाहर से बंद किया है। एक काम करती हूँ, खिड़की से बाहर जाती हूँ। विधि खिड़की से बाहर निकलती है और उसी रास्ते से होकर जाने लगती है जहाँ से मंजू गई होती है। लेकिन जब वो अपनी माँ को खून से लथपथ सड़क पर देखती है, तभी उसकी जान निकल जाती है। आई! आई! ये आपको क्या हो गया? आई! आई! उठो ना आई! आई! कोई है? मेरी मदद कीजिए। मेरी आई! आई! आंखें खोलो ना आई! विधि को पास में ही एक लारी दिखती है। वो अपनी आई को उस लारी पर रखकर उसे धक्का मार मार कर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर विधि से कहते हैं, विधि, बेटा आपकी आई कोमा में जा चुकी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आई! डॉक्टर मेरी आई वापस ठीक हो जाएंगे ना? बोलो ना डॉक्टर, बोलो ना। मैं आपको झूठी आस नहीं दे सकता बेटा। आपकी आई बच भी सकती है और नहीं भी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में है। विधि, ये लो, इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो और जल्दी से 20,000 रुपए भर दो। 20,000 रुपए? ठीक है नर्स ताई, कोई बात नहीं, मैं अभी घर जाकर पैसे लाती हूँ। पर आप मेरी आई को बचा लो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ नर्स ताई। विधि घर जाकर अलमारी से वो पैसे निकालती है जो मंजू ने विधि के स्कूल एडमिशन के लिए इकट्ठा किए थे। एक पल के लिए भी बिना सोचे विधि उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा कर देती है। विधि हर एक सेकंड गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, हे गणु बप्पा, मेरी आई को बचा लो ना। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी मंजू नहीं बच पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधि दहाड़े मारते हुए रोती है, मत जाओ मुझे छोड़कर आई! आई आंखें खोलो ना आई! आई आपकी विधि अब इस दुनिया में कैसे रहेगी आई! आई!
विधि के लिए मंजू के बिना जीना अब बहुत कठिन हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर विधि अपने आई की तरह मिसल पाव बेचने जाती है। वो अपने हाथों से मिसल पाव बनाती है और अब खुद ही अकेले अपना जीवन यापन करने लगती है। अरे विधि, तुम्हारे आई के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे हाथों का बना मिसाल पाव बिल्कुल मंजू काकी की तरह ही है। हाँ विधि, तुम चिंता मत करो, यूं ही मेहनत करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मंजू के चेहरे की मुस्कान तो मानो खो सी गई थी। वो दिन भर मिसल पाव बेचती और रात को जब वो घर लौटती तभी अपनी आई की तस्वीर को सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोती। एक दिन विधि के मिसल पाव ठेले पर आकर्ष और नीता नामक पति पत्नी आते हैं, जिन्हें विधि के हाथ की मिसल पाव बहुत पसंद आती है। घर जाने के बाद, आकर्ष, उस मिसल पाव वाली लड़की के बारे में मैंने 2 लोगों से सुना। वो उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, बेचारी अकेली रहती है। आज उसे देखकर मुझे एक अलग सी फीलिंग महसूस हुई, एक अलग सा कनेक्शन। हाँ नीता, मुझे भी। क्यों ना हम ऑर्फनेज में जाने की जगह उसी सुंदर सी फूल सी मासूम गरीब मिसल पाव वाली बच्ची को गोद ले लें। हाँ आकर्ष, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। हम कल ही जाकर उसे अपने साथ ले आएंगे। हाँ, नीता और आकर्ष दोनों ने एक एक्सीडेंट में अपनी 6 साल की बेटी रानी को खो दिया था और उस एक्सीडेंट के कारण नीता बांझ हो गई, जिसके बाद वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई। और अब नीता और आकर्ष दोनों विधि को गोद लेने का फैसला लेते हैं। अगले दिन जब वो दोनों विधि के ठेले के पास जाते हैं तभी देखते हैं कि कुछ गुंडे विधि को परेशान कर रहे हैं। अरे ज्यादा शानी मत बन, चल जल्दी से अपने सारे पैसे हमें दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, कह दे रहा हूँ। अरे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। दोनों गुंडे विधि को मारने जाते हैं कि तभी आकर्ष वहां पर आकर उन दोनों को पीटने लगता है और विधि घबराकर नीता के गले लग जाती है। दोनों विधि को बचा लेते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद आकर्ष और नीता विधि को गोद लेते हैं और विधि भी खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो अपनी आई को कभी नहीं भूलती और रोज उसकी तस्वीर लेकर ही सोती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।